गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। गुणनखंडन में हम लोग द्विघात की बहुपद फैक्टराइज करने के लिए जो विधि आई थी से बनी ये दिखा चुके। अब आज कुछ सवाल और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए सवाल दे रहे हैं। द्विघात समीकरण या पॉलिनोमियल बहुपद फैक्टराइज करके देखने हैं। 6x²। पहले एक दो सवाल मैं फिर से विधि के अनुसार समझाऊंगा, याद दिलाऊंगा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर बीच में जब हम आपको सवाल करने को कहेंगे तब करिएगा, बीच में जल्दबाजी नहीं। उत्तर आ गया सर, इस तरफ व्यग्रता नहीं रहनी चाहिए। क्या सिखाया था देखो जरा। 6 और गुणा -3, x² का गुणांक लेते हैं और कांस्टेंट टर्म -3 ले, और ये गुणनफल -18 के बराबर आया है। अब मिडिल टर्म ये क्या था, AC था। अब मिडिल टर्म B देखना है। अब मिडिल टर्म B देखना है और वो पॉजिटिव है, ध्यान रहे, प्लस का। ठीक है। अब 18 मैंने सिखाया है कि इस 18 का इधर प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं करिए। ठीक है, इस तरह से नहीं देखिए बार बार। आसान दिख रहा है, सर आंसर आ गया। 9 2 18 दिखता है, और 9 और 2 दिखते ही ये लगता है कि 7 दिख जाएगा। अब प्रश्न था कि ये प्लस का था और ये नेगेटिव था, तो गुणनफल ए और सी का गुणनफल यदि नेगेटिव है तो जो दो फैक्टर्स, दो गुणनखंड हम चुनेंगे वो विपरीत चिन्हों के ही होंगे। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी गुणनफल नेगेटिव आएगा। ठीक है। सर 2x+3 3x अब कौन सा -1। पॉजिटिव हो तो पक्का है 7 प्लस का लाना है, तो बड़ा वाला हम लोग प्लस ले रहे हैं। 6x² प्लस 9x -2x-3। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां हम पहले देखें, इन दो में 3x हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और यहां से क्या आ गया, 2x आ गया। 3x में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 9x आ जाए, 3 मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा ब्रैकेट बार बार कह चुके कि ये रिपीट होता है, तो यस -1 सर। फिर कॉमन लेंगे और अंदर 2x+3 हाँ फिर से। भाई। 2x into -1 -2x, 3 into -1 is -3, so we are getting 2x+3 the whole common। ठीक है, ये, और अगला बचा 3x-1। ठीक है, एक सवाल हो गया। ध्यान से देखिए और समझिए। अब दूसरा लिख रहे हैं। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि घातांक 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, घातांक 3 की बहुपद का गुणनखंड भी आज अभी फिर से दिखे, और उसके गुणनखंड के लिए फैक्टर थ्योरम फिर से कहनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दूसरा, इसे जरा ट्राई करिए खुद से। अब 2x² और -7x एंड -39, चलिए देखिए क्या क्या हमारा ए और सी लेकर गुणनखंड, गुणनफल क्या मिलेगा, 2 गुणा -39। ठीक है, कितना मिल रहा है। ठीक है, इसकी जरूरत वैसे होती नहीं है कि ये कितना मिलेगा। ठीक है, ठीक, -39 जब और सवाल हो जाएंगे, प्रश्नावली काफी डेप्थ में चली जाएगी, तब ये दिखाई दे जाएगा अनुभव के आधार पर कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका गुणनफल यहाँ निकाल के फिर ऐसे फैक्टर्स करते हैं। उसकी जरूरत है नहीं, हम 39 को डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें यहाँ जो गुणनफल प्राप्त होता है उस
की आइडेंटिटी चाहिए नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। तो लेकिन देखिए अगर आपकी आदत पड़ी है तो कितना आ गया, माइनस का 78 आ गया। 78 में आप तुरंत पढ़ा, अगर अच्छी तरह से याद है तो 13 गुणा 6 आप तुरंत कर देंगे, ठीक है। 13 गुणा 6 78 आया, ठीक है। और नेगेटिव का था प्रोडक्ट, और यहां पर नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव लाना है तो सीधी सी बात है, अब ये नेगेटिव तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि अब बड़े का साइन कैसा हो, तो बड़े का साइन अगर नेगेटिव ले लेंगे तो -13 + 6 -7 दे देगा। तो हम लिखेंगे 2x² -7x को हम लिख रहे हैं -13x + 6x -39। आवश्यकता के अनुसार ये आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ 2 13 में कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए पहले 6 + 6 और -13x ऐसे रूपांतरित किया जा सकता है एक्सप्रेशन फिर से। अब कॉमन दिख गया, 2x कॉमन, x + 3 आया, और फिर से ये फैक्टर रिपीट होता है, -13x + 3 आ गया, x + 3 दी होल कॉमन, 2x - 13 आ गया। 2 सवाल हो गए, ठीक है। अब तीसरा लिखिए। आइए तीसरे सवाल में मैं आपको अवसर पूर्ण रूप से दे रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले कौन कहेगा सर आ गया आंसर, 35y², 35y² एक पहला टर्म, और +13y - 12, ठीक है। आइए इसको फैक्टराइज करिए। यस सर। करो, देखिए कौन कर पाता है, किस विद्यालय से कर पाते हैं। देखिए फैक्टराइज 35y² + 13y - 12। चलो विधि समझा चुके थे और ये लिखेंगे फिर से, उस बार भी लिख चुके थे पिछली बार, क्या कि किस तरह से हम गुणनखंड ले लेते हैं कि b आ जाए मध्यपद और साइन भी सही जाए। कई बार साइन गड़बड़ा जाता है, जैसे कल अभी साइन गड़बड़ा रहा था कि स्पीड आनी है 600 तो उसमें -600 आ जाता है, और जो नहीं आना है उसमें +400 आता है। तो विद्यार्थी उत्तर लिख रहे थे कि स्पीड आई 400 और यात्रा का समय 1.5 घंटा, क्योंकि 600 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन उनका साइन यहीं कहीं गलत हो रहा था, इसलिए ये दिक्कत थी। तो साइन न गलत हो, अभ्यास इसलिए है। आ गया किसी का, आया किसी विद्यालय से, बताइए। अब इसलिए कहते हैं कि 35 × 12 अब लिखना जरूरी नहीं है कि 35 × 12 कितना आएगा, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है फैक्टराइजेशन में, लेकिन थोड़ी रीतिगत आदत पड़ी हुई है विद्यार्थियों की और पढ़ाने वालों की भी कि 35 × 12 जो मान आता है उसे लिखकर देखते हैं, फिर गुणनखंड करना शुरू करते हैं। 35 × 12 हल्का सा हिंट कर रहे हैं, और 12 ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर से सुपरफिशियली जो दिखता है। चलो सबसे बढ़िया 7 पन्ना 35 दिखता है, और 12 में सबसे बढ़िया 3 × 4 दिखता है। अब कोशिश कर लीजिए, क्या 13 ला पाएंगे, और प्रोडक्ट ऑलरेडी नेगेटिव आया है, ये भी ध्यान रखिए। थोड़ा सा हिंट देखिए कुछ काम करेगा, बनाइए। सामने लिखा है, देखो कौन सोचेगा, कौन ऐसे ग्रुप यहां ढूंढ पाएगा कि जिनसे 13 मिल जाए, और प्रोडक्ट तो अपने आप मिल ही रहा है, प्रोडक्ट अपने आप मिल रहा है। जो तुम 35 × 12 करके मान निकाल के फिर फैक्टराइज करके उस पर नजर दे देते हो, दृष्टि दे देते हो, तो उसमें समय भी चला जाता है और उलझन भी। फैक्टर्स मिल गए, ठीक है, सतही तौर पर फैक्टर मिल गए। इस 4 को 2 × 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो फिर मिलाना शुरू कर देते हो। बात तो यही करनी पड़ती है। बोलो दिखा,
दिख रहा है, साफ दिखता है, 13 आप बना पाए। क्लियर। 28 और 15 से सरलता से आ रहा है, इसे कोई भी बता सकता है, विश्वास करिए। ये जरूरी नहीं है कि 9वीं कक्षा के विद्यार्थी जो सब्जेक्ट के क्लोज हैं वही बता पाएंगे। कोई राहगीर जिसकी योग्यता के बारे में न मालूम हो, उससे कहा जाए हम आपको ये अंक देते हैं संख्याएं, और इन संख्याओं में से ऐसा करना है कि कितना आ जाए, 35 गुणा 12, और साथ में कितना आ जाए, 13। तो कहेगा 28 और 15 ले लो, ऐसे कह के चला जाएगा आगे। तो इन सब सरल बातों पर भी ध्यान जाना चाहिए। ओके, 28 और 15 से बन रहा है, और प्रोडक्ट क्या था, निगेटिव। तो सरल बात है, मिडिल टर्म है पॉजिटिव, तो बड़ा नंबर ही पॉजिटिव लिया जाएगा। बड़ा पॉजिटिव, छोटा निगेटिव। क्यों? बी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए। तो अब आ गया 35y²। तो इस सवाल का उत्तर आपकी ओर से तेज नहीं आया। 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। 28 और 35 क्या कॉमन मिल रहा है, 7, और y भी कॉमन, 5y आ गया, ठीक है। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाए, 4 आ जाएगा। अब प्रश्न उठता है, ये फैक्टर तो रिपीट करता है, तो जब रिपीट करता है तो 5y तो रहेगा ही, और 4 भी रहेगा, ठीक है। और अब माइनस बाहर आएगा, क्योंकि हम अंदर प्लस कर चुके हैं। लेकिन अभी 15 पूरे नहीं हुए, 12 पूरे नहीं हुए, तो 3 गुणा 5 15 पूरा करेगा, और 3 गुणा 4 12 पूरा करेगा, तो -3 भी आ गया। So 5y plus 4 is now the whole common, and 7y minus 3, ठीक है। क्लियर? हाँ, आ गया। तो जो सरल बात कही है उस पर ध्यान देना। ओके, चौथा। अब चौथा सवाल दे रहे हैं, आइए इस पर, ये फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने गुणांक कैसे रखे हैं, अभी हमने चर राशि के साथ गुणांक कैसे रखे, पूर्णांक गुणांक रखे हैं। पूर्णांक इंटीजर्स थे। अब कई सवाल ऐसे हो सकते हैं कि गुणांक परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, और गुणांक अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। तो वैसे फैक्टराइजेशन भी देखने पड़ेंगे। अगर सही ढंग से देखें तो कुल मिलाकर 25 सवाल में कवर होता है कोर्स, ठीक है, कि सब तरह का फैक्टराइजेशन दिखा, ठीक है, और उसके साथ अभ्यास, ठीक है। तो चौथा सवाल मैं लिख रहा हूं, ठीक उसी तरह से अब मैं गुणांक बदल रहा हूं। देखिए, आप उस पर कुछ मास्टर कर पाएंगे। ये देखिए, 4√3x² मैंने गुणांक बदल दिए, अब पूर्णांक नहीं रखा, और +5x ला रहे हैं। ये गुणांक पूर्णांक नहीं है, इर्रेशनल नंबर √3 साथ में आ गया है 4 के, और -2√3 कांस्टेंट टर्म में भी अपरिमेय संख्या आई हुई है। अब ऐसा गुणनखंडन किस तरह से करेंगे, बताइए। चलिए, इसका गुणनखंड सोचिए। आया? यस सर। क्या? देखो, अब ए और सी जब हमने उठाया तो क्या आया, 4√3, और इंटू आ रहा है -2√3, और साथ ही क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, प्रोडक्ट निगेटिव आया है। अब 5 चाहिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि √3 और √3 मिलकर 3 तो बने हैं, तो 3 तो लिख ही गया, और 4 गुणा 2 8 बने हैं, तुरंत दिख रहा है 8 और 3 तुरंत 5 मिल सकता है। और ये भी पता चला कि चूंकि गुणनफल नेगेटिव था, इसलिए दोनों ही गुणनखंडों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मिडिल टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, तो बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। मिडिल टर्म पॉजिटिव है, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्यों, गुणनफल नेगेटिव था। और √3 और √3 क्यों सोचा कि मर्ज कर दें, इसलिए
क्योंकि मिडिल टर्म में अपरिमेय संख्या नहीं आई हुई थी। मिडिल टर्म में मध्य पद में अपरिमित गुणांक नहीं था, ठीक है। इसलिए √3 इंटू √3 करके 3 तुरंत बना लेना पड़ा। क्यों? इस 5 को बनाने के लिए ये रूट और रूट काम नहीं आएंगे, रूट हटाना पड़ेगा। क्यों? ये पूर्णांक है। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और 8 और 3 से तुरंत नजर आ गया कि हमें 5 मिल जाएगा। अब फिर से आप देखिए कि हमने इसको अलग से 24 नहीं लिखा है। आप मेरी इस बात पर भी ध्यान दें कि ये रीतिगत हो गया है पढ़ने पढ़ाने में कि ए और सी का गुणनफल आया क्या उसे जान लो। उसकी जरूरत होती नहीं है, इस 24 की जरूरत मुझे पड़ी नहीं है। अपने आप 4 गुणा 2 8 पहले लिखा और √3 इंटू √3 लिखा। 8 और 3 जैसे ही नजर आया तुरंत ध्यान 5 पर चला गया। अरे 8 और 3 तो तुरंत 5 बनाएगा। गुणनफल नेगेटिव है पहले से, तो बड़ा वाला पॉजिटिव, क्योंकि मध्य पद पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव। ये अब आया 4√3x² और फिर से 8x माइनस 3x माइनस 2√3। 4 4√3 और 8 तो 4 कॉमन मिल रहा है, आसान सा। 4x कॉमन हो गया। अब क्या बच गया? √3x बच गए। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 8 आ जाए? 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये फैक्टर रिपीट ही होना है, तो फिर से लिख देते हैं √3x + 2। अब बाहर देख लें, नेगेटिव लाना ही पड़ेगा। अब ये भी देख लें कि कोई गुणांक और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2√3 है और यहाँ केवल 2 बचा है, तो √3 ही रह गया। तो √3 बाहर रख लेते हैं। √3 इंटू √3 3 बना देगा, ठीक है। ओके, तो क्या आ गया? √3x + 2 और उसके बाद 4x माइनस √3 आ गया, ठीक है। क्लियर हुई चीज? दिख गया फैक्टराइजेशन? तो इस वाले चौथे सवाल में हमने गुणांकों को पूर्णांक के रूप में नहीं रखा, कुछ 2 गुणांक बदल दिए, ठीक है। क्लियर? हाँ, Yes, sir. अपरिमित रख लिए, इरेशनल। सभी का उत्तर यही आया है? Yes, sir. ओके, चलिए चौथा। अब उसके बाद पांचवा। पांचवे में कुछ परिवर्तन फिर कर रहे हैं। आप इस तरह का अगर लिख दें तो फिर आप इससे परिचित हैं कि नहीं, बताइए। +1/। अब आप इसके फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे? वहां पर हमने इरेशनल गुणांक रख दिए, यहां पर हमने रेशनल गुणांक ले आए, ठीक है। अब पांचवें सवाल को जरा देखिए कि आप क्या करेंगे, बताइए। सोचिए कि अब अगर परिमेय संख्या गुणांक के रूप में आ रही है, पूर्णांक नहीं बचे, 2 जगह हमें परिमेय मिल रहे हैं, 5/6 रेशनल नंबर और 1/12 सी की जगह रेशनल नंबर और बी की जगह रेशनल नंबर मिल रहा है। तो ऐसे में अब गुणनखंड कैसे हो? तो देखो, 4 और अगर केवल वर्गीकरण करें और उन्हीं 4 प्रकार के सवालों को ही जाने और एग्जाम में ऐसा आ गया, यही दिक्कत होती है एग्जाम में कि अभ्यास में क्या गहराई है और क्या चौड़ाई है, ठीक है। इसका महत्व तो होता है, ठीक है। तो देखिए, ये सवाल अगर अचानक अब एग्जाम में आ जाता तब क्या होता? सोचिए, विचार करिए। मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, अभी इस पर विचार करिए। अब कैसे करोगे? आ गया? किसका आया नाम बोलो? हुसैनाबाद। हामिद का आया है, अच्छी बात है। हुसैनाबाद से क्या Yes, करेंगे? sir. हिंट के तौर पर दे रहे हैं, ये 1/12, इसी को 12, ये 1/12 पहले बाहर निकाला जाता है, ये ध्यान रहे। जब 1/12 बाहर निकाल लेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? 12 हमने डिवाइड कर दिया तो 12 मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो ये 24x² हो जाएगा। तो अब यही याद रखना था कि जब ऐसा मिलता है रेशनल नंबर कांस्टेंट फैक्टर,
कांस्टेंट टर्म जो है वो अगर रेशनल मिलता है तो उसे ही बाहर कॉमन लाए। अब यहाँ पर ऑलरेडी कितना है 6, हम 12 ले चुके हैं। 5/6 में फिर से 12 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम डिवाइड कर चुके हैं बाहर। ठीक है, तो 6 गुणा 2 और ये 5 गुणा 2 10 आ गया, तो ये -10x बन जाएगा। और जब 1/12 डिवाइड कर चुके तो ये केवल 1 रह जाएगा ना। क्या किया हमने, चूंकि हमने पूरे एक्सप्रेशन को 12 से 1/12 लिखने का क्या मतलब निकल रहा है, 1/12 लिखने का मतलब निकल रहा है कि हमने पूरे पद को, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे अवयव को, पूरे व्यंजक को हमने 12 से भाग दे दिया है। क्योंकि पूरे व्यंजक को, पूरे एक्सप्रेशन को हमने 12 से भाग दे दिया तो 12 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मान लो ये 2 था, अब 2 को हम कह रहे हैं कि हम 5 से भाग दे रहे हैं, ये 2 ही बना रहे, इसलिए हम 5 फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 2 ही बना रह जाएगा, और 2 था पहले से। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि मान वही बना रहे। Yes, ठीक sir. है, याद रहेगा। Yes, sir. अगर हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है क्योंकि मान तो वही रखना है। Yes, तो sir. वही मान रखने के लिए हमने 12 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आसान सी द्विघात दिख गई, ठीक है, और इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। 24 गुणा 1 लाना क्या है 10। सतही तौर पर 6 और 4 तुरंत नजर आते हैं, 24 को देखते ही 6 चौको 24, और 6 और 4 से 10 तुरंत नजर आता है। प्रोडक्ट क्या था, पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मिडिल टर्म नेगेटिव है। पॉजिटिव दो तरह से मिलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से, लेकिन पॉजिटिव इसलिए नहीं कंसिडर कर सकते, मिडिल टर्म नेगेटिव आया हुआ है, इसलिए दोनों ही हमें नेगेटिव लेने पड़ेंगे। और जब -6 और -4 लेंगे तो -10 बन जाएगा, और -6 इंटू -4 लेंगे तो धनात्मक 24 गुणनफल मिल जाएगा। Yes, sir. तो 1/12 तो खास बात नहीं निकली, खास, ठीक है, सवाल में बस ये जरूरी था कि हमें ये ध्यान रख लेना है कि ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। क्या, ये पाइवट एलिमेंट 1/12 जो रेशनल नंबर के रूप में कांस्टेंट टर्म बना रहा है उसे ही बाहर रख लेते हैं। मतलब यहाँ 12 था डिनोमिनेटर, यही 12 बाहर ले आते हैं, पूरे व्यंजक को इससे भाग देते हैं, पूरे व्यंजक को इससे भाग दिया जाता है। अब जब भाग दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, जब मल्टीप्लाई किया तो द्विघात समीकरण या बहुपद बदल गई, आसान बन गया। कितना, 24x² -10x को मैं लिखूंगा -6x -4x +1 लिखूंगा, ठीक है, कितना आएगा 1/12। अब 24 और 6 में 6 कॉमन दिख रहा है, x तो कॉमन है ही। अब उसके बाद अंदर क्या बचा, 6 गुणा 4 24, और 6x में 1 मल्टीप्लाई जब होगा तब बनेगा कितना 6x। ये फिर से रिपीट हो जाएगा फैक्टर ना, तो अब उसे रख लेते हैं, देखें जरा। 4x -1 ये तो रहना ही है, रिपीट होता है, ठीक है। अब आइए, 4x माइनस का 4x पहले से है और 1 भी आ गया, ठीक है। अब ये प्लस का है तो यहाँ माइनस ठीक जा रहा है, और ये -1, -1 इंटू 4x -4x, -1 इंटू -1 +1, ये रिपीट ही होना था। 1/12 फिर से आया, और 4x -1 दी होल कॉमन मिल गया, और उसके बाद 6x -1 आ गया, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन बना है, ठीक है। दिख गया कि अगर कांस्टेंट टर्म रेशनल फॉर्म में होता है, अगर कांस्टेंट टर्म रेशनल फॉर्म में होता है तो जो डिनोमिनेटर होता है वही बाहर कॉमन लेकर, मतलब डिवाइड कर दी, पूरी व्यंजक को हमने डिवाइड किया इस डिनोमिनेटर से, और जब इससे डिवाइड किया पूरे व्यंजक को तो पूरे व्यंजक में हमें वही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो आसान सी द्विघात बहुपद दिख गई,
उसका फैक्टराइजेशन जैसे अभी तक करते आ रहे थे वही किया है। साइन की गड़बड़ियां ना हो इस पर ध्यान देते जाइए कि गुणनफल कैसा था, पॉजिटिव की नेगेटिव, और मध्य पद का चिन्ह क्या है, उनका मिलान अगर अच्छी तरह से अभ्यास चलता रहा तो साइन की गड़बड़ी नहीं होगी। जैसे कल 10वीं के विद्यार्थियों ने ये गड़बड़ कर दी थी, नर्सर वालों ने, ठीक है, और दूसरे डीपीएस वालों ने भी ये गड़बड़ कर दी थी। स्पीड आनी थी 600 तो फैक्टराइजेशन गड़बड़ हो रहा था, 600 नेगेटिव में आ जा रहा था और 400 पॉजिटिव में आ जा रहा था। आना क्या चाहिए था, 400 नेगेटिव में आना चाहिए था, 600 पॉजिटिव में आना चाहिए था, लेकिन मध्य पद का साइन ठीक से करेक्ट नहीं लिखा था, इसलिए विसंगति आ रही थी। स्पीड 600 सही थी और 400 गलत थी, लेकिन विद्यार्थियों ने 400 स्पीड सही मानकर 600 को गलत माना क्योंकि वो नेगेटिव आ गया था -600। तो ये गड़बड़ी तब हो जाती है जब हम गुणनफल का चिन्ह ध्यान रखते हुए मध्य पद का चिन्ह नहीं कंसिडर करते। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक प्रोडक्ट जो यहाँ निकलता है एओसी का, उसका चिन्ह और मध्य पद का चिन्ह सही मिलान के साथ ही व्यवस्थित करें यहाँ पर, तो गलत नहीं होता है। ठीक है। कहीं जब 10वीं के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, सवाल यही था कल, सवाल कल 10वीं के साथ ये था कि 600 किलोमीटर की दूरी है, हवाई जहाज को जाना है, मौसम खराब होने के कारण स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रखनी पड़ती है, कम कर दी गई। तो अब यात्रा में कितनी देरी हुई, कितना समय लगा, ये बताना था। तो स्पीड गलत निकाल ले रहे थे विद्यार्थी, क्यों, मध्य पद का साइन ठीक से गुणनफल के चिन्ह से नहीं मिलाया था, इसलिए उत्तर गलत हो रहा था। इसलिए इस पर जोर डाला क्योंकि 10वें वाले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण के सवालों में जहां पर गुणनखंडन आ रहा है वहां गलती कर दे रहे हैं मध्य पद को विखंडित कर देने में। इसलिए महत्व की दृष्टि से ये गुणनखंडन द्विघात समीकरण का इंपॉर्टेंट हुआ, महत्वपूर्ण है, इस बात पर ध्यान दे। छठा सवाल लिखें, बोलो। सर हाँ बोलो। सर इसके पहले वाला सवाल एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला? 5 नंबर। 5 नंबर देखो फिर से। 5 नंबर सवाल में नया क्या आया? 5 नंबर सवाल में उन 4 सवालों के साथ जो पहले किए गए, नया ये आया कि इसमें जो गुणांक आए वो परिमेय संख्या के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में आए। तो जब भी गुणांक परिमेय संख्या के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में आते हैं तो हम कांस्टेंट टर्म लास्ट वाले टर्म पर पहुंचते हैं जिसमें x नहीं पाया जाता। उसको देखा, देखने पर उसका जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसे ही लेकर पूरे व्यंजक को डिवाइड कर देते हैं तुरंत। मतलब डिवाइड करने का मतलब यही है ना, 1/12 बनेगा ना, पूरा व्यंजक लिया है 1/12। अच्छा, अब ये ध्यान है कि जब कोई व्यंजक डिवाइड कर दिया जाता है किसी नंबर से तो उसमें वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो व्यंजक का मान वही रहेगा। हमने ये दिखाया कि अगर 2 को हमें 2 रखना है, अगर हमें जरूरत के लिए 2 को 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का मान वही बना रहे। तो 5 और 5 कैंसिल हो गया, हमारी जरूरत भी पूरी हो गई और 2 ही बना रहा। इस तरह से ये ध्यान रहे कि जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी फैक्टर को लेकर तो फिर हमें वो फैक्टर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। हमने 12 से डिवाइड किया है पूरे व्यंजक को, इसलिए 12 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी द्विघात बहुपद बदल गई। अब जब वो बदल गई तो यहाँ पर क्या आया, 24x² - 10x + 1। तो फिर कहा ही है कि 4 सवाल जो कर चुके उनमें यही आया है कि a उठाओ और c उठाओ। मल्टीप्लाई किया 24 × 1, ये भी दिखा कि प्रोडक्ट जो गुणनफल है वो धनात्मक है, मध्य पद ऋणात्मक है। तो पता चला धनात्मक गुणनफल कब कब आ सकता है, दोनों ही गुणनखंड पॉजिटिव हो या दोनों ही गुणनखंड नेगेटिव हो, तब भी तो आ सकता है। अब हम मध्य पद को देखें, मध्य पद चूंकि नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो दोनों ही गुणनखंड हमें ऋणात्मक रखने होंगे,
तब ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक बनेगा। इसलिए 6 गुणा 4, जब हमने 24 को विखंडित कर दिया 6 और 4 से, तुरंत हमें दिखा 6 और 4 से तो 10 आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब हमें चिन्ह सोचना था कि चिन्ह क्या हो, दोनों का नेगेटिव ही चिन्ह हो तभी -10 बनेगा। अगर एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव रख दिया तो फिर -10 नहीं बन पाएगा और धनात्मक गुणनफल भी नहीं आ पाएगा। हम एक को नेगेटिव कर दें, -6 + 4 क्या आएगा, -6 + 4 -2 आएगा, -10 नहीं आया। और -6 गुणा 4 से क्या नहीं आएगा, धन का 24 नहीं आएगा, ऋणात्मक 24 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखा हमने, और हमने -10 को -6x और -4x लिखा। फिर वही जो 4 सवाल में करते आए हैं, सिंपल कॉमन ले लिया, ये रिपीट हो जाता है, वही रिपीट हो गया, और फिर उसके बाद हमने उन्हें कलेक्ट करके लिख दिया और कुछ नहीं किया। समस्या बस यहाँ पर थी कि ऐसे में मध्य पद को विखंडित करना है तो शुरुआत क्या हो। यहां जब मध्य पद को विखंडित करना है गुणनफल लेकर तो शुरुआत यूं रहेगी ऐसे सवालों में जिनमें कांस्टेंट टर्म या मिडिल टर्म या यहाँ कोई ए अगर रेशनल नंबर के रूप में आता है तो उसका डिनोमिनेटर लेकर हम पूरे व्यंजक को भाग दे देते हैं और फिर उसी डिनोमिनेटर से पूरे व्यंजक में गुणा कर देते हैं कि व्यंजक बदल जाता है, पूर्णांक गुणांक हो जाते हैं और फिर आसानी से फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। छठा सवाल लिखा जाए। यस सर। 2/3 x², बिल्कुल वैसा ही रिपीट कर दे रहे हैं और आपकी क्लास इन 6 सवालों में पूर्णता की ओर जा रही है गुणनखंडन को सीखने में। 2/3 x² -17/3x -28, ठीक है। चलिए अब यहां पर भी क्या हुआ, हमने पाया, यहां हमने ये पाया कि फिर से हमें रेशनल नंबर गुणांक के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो बताओ किससे डिवाइड करोगे, 3 से ना, 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 ले लिया। 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे, जब इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है। फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 17 ही बचेगा, ठीक है। और जब 3 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 3 × 8 24, ठीक है। 3 × 8 24, 4 आ गया, और 2 3 × 6 2 8 84 हो गया। फेमस है, ठीक है, पॉपुलर कि 28 × 3 84 होता है। अब अच्छी सी द्विघात समीकरण बन गई। जो सिखाया था कि यदि हमें रेशनल नंबर गुणांकों के रूप में मिले तो उस रेशनल में से हमेशा डिनोमिनेटर हटाकर डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के साथ ही जब डिवाइड कर दिया है व्यंजक को 3 से तो फिर 3 मल्टीप्लाई भी कर देना होगा। अब देखिए इसे कौन फैक्टराइज करेगा, करिए, ठीक है। हाँ, क्या बना, तो क्या अभी हम लोग बार बार ये चर्चा कर चुके हैं 84 × 2 क्या करना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे। 84 ही सीधे फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। 17 भी बनाना है, ठीक है। हाँ, ऐसा 84 में हमें लगता है सबसे पहले बढ़िया ये दिखता है 14 × 84, बोलो ये दिख रहा है, और ये 2 था ही। 6 को भी अगर लाना चाहें तो यहाँ 2 × 7 अगर चाहें तो करिए, और यहाँ 2 × 3 भी कर लीजिए अगर इच्छा है। अब जरा ऐसा सोचिए कि 17 बनाना है, बन गया है, दिख रहा होगा। 7 अब विभाजित होगा नहीं, तो 7 तो रखना ही रखना है। कहीं पर ऐसा लग रहा है क्या कि 7 नहीं रखना है, देखिए क्या बने, जल्दी बोलो। देखो साफ नजर आ रहा है कि 7 का अब कुछ नहीं हो सकता, इसको अलग ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बचा क्या, 2 × 2 × 3 × 2, ठीक है, 24 हो गया। 2 2 4 × 3 12 × 2
तो एक 7 है और एक 24 है। क्यों? 7 को अब और छोटा तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, क्लियर? वो हो भी नहीं पाएगा उसका कि 7 इंटू 1 ही देगा प्राइम फैक्टर। तो 7 और 24 से 17 बन सकता है आसानी से। 24 माइनस 17, देखिए जरा, 24 माइनस 7, ठीक है, 4, 14 में 7 गया 7 और 17 बच गए, ठीक है। अब 24 और 7 से बन रहा है। अब ध्यान ये देखना है, क्या गुणनफल नेगेटिव था? गुणनफल नेगेटिव था, ठीक है, और साथ ही साथ मध्य पद नेगेटिव है। तो फिर से वही बात आई, बड़ा वाला नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव, ठीक है, बन गया 1/3। देखते जाइए, 2x², बड़ा वाला नेगेटिव और 2 चूंकि मिल रहा है तो पहले 24 लिख लेना ही श्रेयस्कर है। 7 24 की minus अपेक्षाकृत 7x माइनस 84 आ गया। अब Yes, क्या sir. आया? 1/3 और फिर 2x² आ गया। चलिए, 2 और 24 क्या कॉमन मिला? 2 कॉमन X. मिला, x और फिर से x माइनस 12 मिलेगा। अब फिर से ये फैक्टर रिपीट होना है, पहले लिख लीजिए x माइनस 12, ठीक है, लिख लिया। अब क्या बचा? x में क्या मल्टीप्लाई हो कि +7 आ जाए, तो +7 ही मल्टीप्लाई हो तो आ जाएगा। और Yes, माइनस sir. का 84 है, इसलिए बार +7 ही उपयुक्त है। +7 इंटू -12 गिव्स -84। तो अब 1/3 आया, x माइनस 12 दी होल कॉमन, और उसके बाद 2x + 7 7. आ गया। तो आप एक और सीख गए सवाल किस तरह का, कि यदि द्विघात बहुपद में पूर्णांक गुणांक के रूप में ना आए हो, उनकी जगह पर रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याओं वाला सवाल भी तीसरा चौथा आ चुका। तो अपरिमेय हो गुणांक, या परिमेय हो या पूर्णांक हो, ये 6 सवालों में हमने पूरा किया है। आइए वापस 7वां सवाल। अब कुछ बदलाव दे रहे हैं, कुछ परिवर्तन फिर से ला रहे हैं। ट्वाइस ऑफ x प्लस y द होल स्क्वेयर माइनस 9 टाइम्स x प्लस y -5, ठीक है। अब प्रश्न उठा कि अभी तक हमारे पास जो चर राशि होती थी वो x या y लिखी रहती थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी हुआ करती थी कि भाई 2t² -5t + 1 ऐसा कुछ। लेकिन यहां ऐसा कैसे दिख रहा है? इसमें कुछ नयापन फिर दे दिया, हर बार नया सवाल। तो देखो 7वां सवाल फिर नयापन लेकर आ गया। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, ठीक है, कि आपने वैरायटी प्रैक्टिस किया कि नहीं, कि आप एक ही तरह का सवाल लगाते रहे, एग्जाम में दूसरी तरह का आ गया, अब कौन निकाल पाएगा? कहले मेरा नहीं निकला, तो किसका निकल आएगा सवाल? जिसने वैरायटी में प्रैक्टिस की होगी ना, उसका। इसलिए सवालों की संख्या की ओर मत भागिए कि मैं 40 सवाल रोज करता हूं, इसका अर्थ नहीं निकलता। आप 4 अच्छे सवाल रोज करते हैं, इसका मतलब है, ठीक है। ओके कमान। तो इसमें देखिए 2t² -5t + 1 ऐसा कैसे बना दे? तो हम x + y का नया नाम रख सकते हैं, x + y का नया नाम p, ठीक है। अच्छा ठीक है, 2x + y, ठीक है, मैं p से कई बार रख देता हूं, कोई भेदभाव नहीं है ना। नाम का पहला अक्षर अपने ले लेता हूं, उसी से नाम रख देता हूं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप सुनील है तो आप s रख सकते हैं, ठीक है। 2 क्या बचा? p²। अब उसी फॉर्म में ये नजर आ रही है 9p, कुछ भी नयापन नहीं रहा, केवल युक्ति क्या आई? युक्ति आई, फिर से लेसन मिला, रीनेमिंग। क्या?
रीनेमिंग द वेरिएबल, ठीक है, रीनेमिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को रीनेम कर दिया तो ये भी एक युक्ति काम करती है और आसान सी द्विघात बहुपद बन गई, केवल रीनेम किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी, और ऐसे साधारण फॉर्म में जिस तरह से अभी हम गुणनखंड करते आए हैं उसी फॉर्म में आ गई, ठीक है, केवल रीनेम किया। अब जब हम इसे फैक्टराइज करके p के फॉर्म में उत्तर लाएंगे तो फिर p हमें परिवर्तित करना पड़ेगा x प्लस वाई में। तो अभी देखें क्या हुआ, 2 इंटू 5 10 लेगा और प्रोडक्ट नेगेटिव भी है, लेकिन मैं ये सिखा चुका 10 की कोई खास जरूरत होती नहीं है। अब 9 साफ दिख रहा है, 10 एकम 10 होता है और प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो पक्की बात है कि एक नेगेटिव रखना पड़ेगा। मध्य पद नेगेटिव है तो बड़ा वाला नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव। सो 2p स्क्वेयर माइनस 10p और प्लस 1p बन गया माइनस 9p माइनस 5 आ गया। अब फिर से तो देखो कुछ नया नहीं निकला और ये उलझ जाता है। अगर सवाल पहली बार ये देखा ना गया हो इम्तिहान से पहले तो किसी किसी का छूट जाता है। ये युक्ति अगर पहले से कभी जानी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं तो फिर क्या होता है, हम इस सवाल को आगे एग्जाम में नहीं बढ़ा पाते क्योंकि पहली बार देखा। और अगर ये ध्यान आ गया यार रीनेम करते हैं ऐसे सवालों में, बस काफी है इतना यार, इस सवालों में रीनेम किया जाता है, ठीक है। तब तक किसी में एग्जाम चल रहा था, यार इसमें क्या करना है, ऐसे आवाज आई, बताए अरे रीनेम कर दो, बस बात बन गई। वो भी तेज था, उसने देखा नहीं था, उसने कहा अरे बस रीनेम कर दो एक्स प्लस वाई, ऐसे बोला। तब तक टीचर ने सुन लिया, अरे क्या कर रहे हो, लेकिन उसका इसी से काम चल गया, रीनेम, ठीक है बस। तो 2p स्क्वेयर, 2p कॉमन, 2 और 10 में 2 कॉमन ना, तो 2p कॉमन, फिर से p माइनस 5 आ गया। अब प्रश्न उठा यही रिपीट होना है, p माइनस 5 ही रिपीट होगा, तो p माइनस 5 जब रिपीट होगा तो p में अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, p आ जाए, और प्लस का भी है तो 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 इंटू माइनस 5 गिव्स माइनस 5, सो p माइनस 5 इज नाउ द होल कॉमन एंड देन 2p प्लस 1 आ गया ये। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब देखो p में आंसर तो नहीं छोड़ सकते, क्यों, बहुपद हमारा एक्स वाई में लिखा गया था। अब हम p में आंसर छोड़ दें तो जल्दबाजी होगी और यहां मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, 4 में 3 अंक मिलेंगे, ठीक है, अगर p को फिर से वापस नहीं रखोगे। क्यों भाई, अपनी सहूलियत के लिए हमने x प्लस वाई को p कहा था, तो अब हम p को वापस ले आए। p क्या है, x प्लस वाई, सो x प्लस वाई माइनस 5 एक, और फिर से ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस 1, और ये अभी 2 मल्टीप्लाई करके छोड़िए तब विधिवत उत्तर दिखेगा x प्लस वाई माइनस 5, और फिर से 2x प्लस 2y प्लस 1, ये आ गया 7वां सवाल, ठीक है। 7वें सवाल में आपने फिर से एक नई युक्ति सीखी। जब दो वेरिएबल दिखते हैं, दो राशियां संबंध बनाते हुए अगर बहुपद में आती हैं, जैसे दो राशियां क्या, x और y, संबंध क्या, जुड़ते हुए पॉलिनोमियल में बहुपद में आई हैं, तो फिर हम रीनेमिंग करते हैं और रीनेमिंग करते ही तुरंत एक साधारण सी बहुपद नजर आती है, रीनेमिंग करते ही तुरंत एक साधारण सी बहुपद नजर आती है, ठीक है। और ये बात कि रीनेमिंग द वेरिएबल, ये नोट रखना है कि ऐसे सवालों में, ठीक है, रीनेम कर देते हैं। 8वां सवाल देखिए, अब इसी तरह का फिर से अगर 8वां सवाल ले आए तो देखिए क्या है, ठीक है, चलिए 10 टाइम्स उसी तरह का, ताकि सवाल दूसरा फिर से आए तो उस सवाल से, उस विधि से परिचय बढ़ जाए, उस विधि से परिचय बढ़ जाए। 3x प्लस 1 बाई एक्स, राशि एक ही है लेकिन पद में दूसरी तरह से आई है, स्क्वेयर माइनस
कितना 3x प्लस 1/x और फिर -3। ठीक है, तो अभी लेसन क्या चालू हुआ था? अभी लेसन हम लोगों ने चालू किया था कि अगर राशियां कुछ संबंध बनाते हुए आए और बड़े ब्रैकेट में लिखी हो अलग से, तो फिर हम वहां रीनेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, रीनेमिंग कर सकते हैं। तो क्या रीनेमिंग करोगे? ठीक है, 3x प्लस 1/x ये रिपीट हो रहा है, 3x प्लस 1/x ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें अब की बार नाम s रख देते हैं। आइए, s लिया है तो 10 क्या आया? 10s स्क्वेर्ड, 10s स्क्वेर्ड माइनस फिर से s और -3। अब 10 और 3 मिला प्रोडक्ट के रूप में, वो भी नेगेटिव है क्योंकि -3 नेगेटिव आया था, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मध्य पद नेगेटिव है, नेगेटिव है तो दो में से, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रखना पड़ेगा, माइनस का 1 लाना है। 10 का कुछ अच्छा। नहीं कर सकते, बहुत आसानी से 2 गुणा 5 ही 10 के विषय में सोचा जाता है, और इंटू 3 है। ठीक है, अब नजर आ रहा है अपने आप कि 2 गुणा 3 6 हो जाएगा और 5 रह जाएगा। 6 और 5 से बन जाएगा 30 भी, और 6 और 5 से 1 भी आ जाएगा। लेकिन मध्य पद नेगेटिव है, इसलिए बड़े वाले पद को, गुणनखंड को नेगेटिव रखा और छोटे वाले को पॉजिटिव रखा। तो क्या आ गया? 10s स्क्वेयर माइनस कितना? 6s माइनस 6s प्लस 5s, ठीक है, -3। ठीक है, आगे अब देखिए, ये सिखाया था बीच में, अगर जरूरत पड़े, सुविधा लगे तो आगे पीछे कर लीजिए, ताकि कॉमन लिखना आसान हो जाता है। +5s -6s -3। फायदा ये रहा कि 6 और 3 में भी कॉमन बढ़िया मिलेगा और 5 और 10 में भी। तो 5s आ गया कॉमन, और फिर क्या बचा? 2s। 5s में क्या मल्टीप्लाई करें? 1 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और उसके बाद अब ये रिपीट होगा फिर से, 2s रिपीट होना है +1 वही ब्रैकेट। अब 2s में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -6s आ जाए, -3s आ जाए। ठीक है, तो 2s में, ठीक है, 3s नहीं 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -3, -3 इंटू 2s -6s। ठीक है, और -3 इंटू 1 -3, फिर से -3 इंटू 2s इज -6s। सो 2s प्लस 1 हमने पहले देखा, फिर 5s -3। अब उसके बाद आ गया होगा, पक्की बात है, 3x प्लस 1/x, s को रूपांतरित करें वापस। ठीक है, ये क्या? 3x प्लस 1/x एक, और +1 ये पहला, फिर से दूसरा क्या? 5 इंटू 3x प्लस 1/x और फिर कितना? -3। अभी बस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, कितना? 6x, x लिख दिया है हमने। ठीक है, हाँ x ठीक है, क्योंकि x ही था। तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 6s, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/x, सो 2/x प्लस 1 पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट फिर से कितना? 5 इंटू 3 15x। इतना सिंप्लीफाई करके रखना पड़ेगा। 5 इंटू 1/x इज 5/x और -3। ये आ गया आंसर। बोलो, समझ में आ गया? तो रीने यस सर। पर 2 सवाल आए। आ गया, सबका हो गया? यस सर। ओके, गुड लक, बहुत अच्छा दिन बीते, शुभकामनाएं, बहुत सहयोग किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।